ठीक है बच्चों, तो आज फिर एक और नया लेक्चर देखेंगे हम लोग वेव ऑप्टिक्स का। बेटा अभी तक हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स के पहले चैप्टर में 6 लेक्चर देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। जिसमें बेटा पहला जो आपका लेक्चर था वो मैंने आपको लाइट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, बोलो यार। दूसरा में बेटा लाइट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज बताया, उसके क्या क्या गुण होते हैं, बोलो। तीसरा बेटा मैंने आप लोग को बताया न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट, यानी कि न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत। फिर बेटा क्या बोलते हैं, चौथा मैंने आपको बताया कि न्यूटन के कणिकावाद सिद्धांत से किस किस प्रकाशिक घटनाओं की व्याख्या की जा सकी और कहां कहां वो असफल हुए। अरे हाँ ना बोलो। हाँ सर। फिर बेटा मैं पांचवा में आपको बताया कि हाइगेंस क्या बोलते हैं प्रिंसिपल, मतलब हाइगेंस का वेव थ्योरी, जिसमें मैंने आपको वेव फ्रंट के बारे में, सेकेंडरी वेवलेट्स के बारे में, इन सब के बारे में जानकारियां दिया। और वो लेक्चर थोड़ा काफी बड़ा था, करीब 1 घंटा 40 या 43 मिनट का था। बहुत से बच्चों ने हमसे कहा कि सर मतलब बहुत बड़ा लेक्चर था। तो फिर मैंने कहा बेटा कि अगर कभी भी आपको मतलब किसी भी टॉपिक में अगर बेटा आपको डीप नॉलेज लेना है तो थोड़ा सा मतलब लेक्चर तो बड़ा हो ही जाता है। अब ऐसा नहीं है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक ठीक है चीजें मिल जाएगी। अगर हम टाइम को कम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज तो पक्का छूट जाएगा। वो अलग बात है कि मैं एक 1 शॉर्ट वीडियो बना के आपको खुश कर दूं, लेकिन इससे कोई मतलब है नहीं, ठीक है। 1 शॉर्ट वीडियो में या छोटे वीडियोज में बेटा हम कभी डीप नॉलेज नहीं ले सकते हैं। और हमको बेटा आज ही नहीं आगे की भी पढ़ाई करनी है, अच्छे अच्छे कंपटीशन एग्जाम देने हैं, तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा जो भी लेक्चर्स होना चाहिए वो थोड़ा डीप में होना चाहिए, ठीक है। कि जिसको पढ़ के ठीक है ना हम पूरी कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से समझ सकें। इसलिए कभी कभी कुछ लेक्चर्स बड़ा हो जाता है, तो इसके लिए आप प्लीज़ ठीक है बहुत टेंशन मत लीजिएगा या बहुत मतलब इरिटेट मत होइएगा कि मतलब इतना बड़ा लेक्चर क्यों हो गया, छोटा लेक्चर होना चाहिए था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई लेक्चर बड़ा भी हो जाएगा, कोई छोटा टॉपिक होगा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताया था। फिर उसके बाद बेटा जो 6वां लेक्चर था उसमें आप देखे होंगे कि मैं हाइगेंस थ्योरी के बेस पर मैं प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या किया था, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक्सप्लेन किया था कि कैसे प्रकाश का परावर्तन ठीक है ना हाइगेंस थ्योरी के बेस पर हम लोग प्रूव कर सकते हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप देखे होंगे, ठीक है, ठीक है। तो बेटा आज फिर हम लोग रिफ्रैक्शन की व्याख्या करेंगे, यानी कि हाइगेंस प्रिंसिपल के बेस पर हम लोग रिफ्रैक्शन की व्याख्या करेंगे, अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। तो कोई टेंशन बच्चों? ठीक है बेटा, यहाँ तो काफी ठंड पड़ रहा है बेटा, ठीक है, इसलिए है आप लोग मतलब जरूर बच के रहिएगा ठंड से, ठीक है। और दूसरी बात है बेटा कि आप जो भी चीजें मैं लिखवा रहा हूं वो चीज का प्लीज आप नोट्स भी साथ साथ बनाते रहिए। नोट्स होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से कल भर जब आप पीछे एक बार चीजों को पलट के देखें कि क्या पढ़ाया गया था क्या था, तो जैसे ही आप नोट्स देखें वैसे आपको समझ में आ जाए। जो भी मैं बोल देता हूं या समझा देता हूं उसको आप वीडियो को पॉज करके जरूर आप लिख लिया करिए, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आज हम लोग रिफ्रैक्शन की व्याख्या करते हैं। किसकी व्याख्या करते हैं बताओ? रिफ्रैक्शन की व्याख्या करते हैं। आज हम लोग रिफ्रैक्शन की घटनाओं को प्रूव करते हैं। किसके बताओ थ्योरी के बेस पर? हाइगेंस के थ्योरी के बेस पर, जो मैंने सेकेंडरी वेवलेट्स का थ्योरी बताया था। कोई दिक्कत बच्चों? तो इसका मतलब एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट्स थ्योरी, बोलो, ठीक है। चलो ठीक है, तो बेटा हम लोग हेडिंग डाल लेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर एक एक करके समझेंगे, कोई टेंशन? नो सर। ठीक है, देखिए तो ठीक है बच्चों, देखो मैंने हेडिंग लिख दिया है वही जैसे कल हम लोग जहां पे रिफ्लेक्शन लिखे थे आज रिफ्रैक्शन हो गया, बाकी कोई अंतर नहीं है, थोड़ी सी अंतर है। तो इसका मतलब हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर हम लोग आज अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। सॉरी बच्चों, हाँ अपवर्तन ही लिखा हूं, मुझे लगा कि मैं परावर्तन लिख दिया हूं। अपवर्तन की व्याख्या करेंगे, कोई टेंशन? तो क्या आप समझने के लिए तैयार हो? यस सर। ठीक है, अब देखो बेटा थोड़ा आपको मतलब हल्का सा मैं एक छोटा सा रफली नॉलेज देता हूं कि क्या है अपवर्तन। खैर आप जानते होंगे उम्मीद है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाऊंगा, कोई टेंशन? नो सर। देखो क्या है, जैसे मान लो मैं एक ऐसा तल लिया जिसके
ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो मीडियम है वो ट्रांसपेरेंट है। कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। और एक मीडियम मान लो बेटा रेयर है और दूसरा मीडियम क्या है बताओ? डेंसर है। ठीक है, यानी कि मान लो ये रेयर मीडियम है। रेयर का मतलब बच्चों विरल, और ये मान लो बेटा आपका डेंसर मीडियम है। डेंसर यानी कि सघन। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, जैसे बेटा जैसे में मतलब मान लो रेयर मीडियम में कोई भी, जैसे वायु मान लिया, एयर, कोई दिक्कत? जैसे मान लो मैं मान लिया कि ये एयर है और इसको मान लिया कि मैं ग्लास है। क्या है बताओ? ग्लास है। ठीक है, रेयर और डेंसर के बारे में एक दिन बताया था मैं आपको कि रेयर क्या होता है, डेंसर क्या होता है। अब हर एक बेटा क्या बोलते हैं वीडियो लेक्चर में एक ही बात बार बार बताएंगे, तो एक तो ऐसे भी वीडियो ठीक है लंबा हो जाता है और भी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या है कि आप पीछे के लेक्चर्स को देखते हुए अगर आएंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आपको आएगा। और वैसे भी मैं आगे वेव ऑप्टिक्स जैसे मैं वेव ऑप्टिक्स तो बना ही रहा हूँ, मैं रे ऑप्टिक्स का भी वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, कोई टेंशन नहीं ना है। ठीक है, देखो तो बच्चों ये रेयर है और ये डेंसर है। अब मान लीजिए बेटा एक लाइट आई, लाइट है, कोई भी प्रकाश की किरण आई, लो भाई लो बेटा एक टॉर्च बना दे रहा हूं। ठीक है, कुछ सस्ता क्वालिटी वाला टॉर्च है ये, 10 रुपए वाला जो मार्केट में मिलता है। तो अब कहोगे 10 रुपए का कौन सा टॉर्च मिलता है सर? अरे बेटा मिलता है वो जो होता है ना हर माल, ठीक है, 10 रुपया वाला वही। तो ये इंसिडेंट रे है। कौन सा रे है बताओ? इंसिडेंट रे है ये, इंसिडेंट रे। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। यहां बेटा मैंने एक नॉर्मल डाला। ये बेटा ये जो सरफेस है ना, ये रेयर मीडियम को और डेंसर मीडियम को अलग अलग कर रहा है। इसको बोलेंगे हम लोग सरफेस ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? सरफेस ऑफ रिफ्रैक्शन। सरफेस ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि अपवर्तक पृष्ठ। क्या बोलेंगे? अपवर्तक पृष्ठ है, जहां से ये बेटा एयर और ग्लास अलग अलग हो रहा है। कोई टेंशन? अच्छा ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान देना, इसी अपवर्तक तल पर मैं एक नॉर्मल डाला। नॉर्मल का मतलब एक ऐसी लाइन जो 90 डिग्री हो। कहां से बताओ? इस तल से। देखो देखो बेटा ये 90 डिग्री है। बात समझ में आया? हाँ सर। अब चूंकि ये मीडियम पहला वाला और ये मीडियम दूसरा वाला दोनों ट्रांसपेरेंट है, तो 100% है कि ये जो इंसिडेंट रे है यानी कि जो ये आपतित किरण है वह 100% डेंसर मीडियम में इंटर करेगी। हाँ सर। प्रवेश करेगी। लो भैया ऐसे ऐसे इसको जाना चाहिए था। क्यों जाना चाहिए था? क्योंकि ट्रांसपेरेंट था। हाँ, अगर यहां पॉलिश लगा होता तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस चला जाता, जो कि कल मैं इसको समझाया था। तो अब क्या है कि ये आया और इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन बेटा ये सीधा ना जाकर क्या होगा कि इस नॉर्मल की ओर थोड़ा बेंड हो जाएगा। नॉर्मल की ओर, इसका नाम है बेटा क्या बताओ? एन डैश नॉर्मल। नॉर्मल की ओर थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल की ओर थोड़ा सा झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रेयर से कहां जा रहा है? डेंसर में। लेकिन ये उल्टा होता, अगर यह डेंसर से रेयर में जाता तो ये नॉर्मल की ओर ना झुक के नॉर्मल से थोड़ा दूर चला जाता। बोलो। ये सब बातें तो आपको थोड़ा बहुत जरूर नॉलेज होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, ये बेटा इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है। बच्चों इस एंगल को कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, लिख दे रहा हूं, रिफ्रैक्टेड रे है, यानी कि जो आपका अपवर्तित किरण है ये हो जाएगा आपका अपवर्तित किरण और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसे बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तक कोण। ठीक है, अच्छा अब देखो, तो ये पूरी जो बेटा घटना है यही हमारा क्या कहलाता है बताओ? अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन कहलाता है। यानी कि देखो यहां पे मैंने क्या लिखा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये घटना। अब इसमें एक छोटी सी और भी मैं आपको नॉलेज देना चाहता हूं। क्या?
कि बेटा जैसे हम लोग देखते थे कि रिफ्लेक्शन के दो नियम थे, वैसे हमारा रिफ्रैक्शन में भी दो नियम होता है। पहला नियम देखो क्या है, पहला नियम है कि आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे, अपवर्तित किरण यानी कि रिफ्रैक्टेड रे, और नॉर्मल यानी कि अभिलंब। ये तीनों रिफ्रैक्टेड सरफेस के या सरफेस ऑफ रिफ्रैक्शन के सेम पॉइंट पर होते हैं, एक ही पॉइंट पर होते हैं। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। नो, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन बिंदु। ये पहला नियम है किसका? रिफ्रैक्शन का। दूसरा नियम देखो क्या है बच्चों, दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम क्या है, ध्यान देना आप लोग को। दूसरा नियम है बच्चों कि ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये मैं सेकंड नियम बता रहा हूं, सेकंड नियम, ठीक है ना, यानी कि आपका जो है ये सेकंड लॉ है आपका, ठीक है। यस सर। सेकंड लॉ देखो, ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है यानी कि आई, इसका साइन ले लीजिए आप, साइन यानी कि साइन आई, यस सर। ठीक है, यानी कि आपतन कोण की ज्या, बच्चों ज्या मतलब साइन, ठीक है, ये उसका हिंदी नाम है साइन का, ज्या। क्या बोलते हैं बताओ इसको? ज्या, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बच्चों मैंने क्या किया, आपतन कोण का क्या ले लिया? ज्या, मतलब आपतन कोण का साइन ले लिया। अच्छा मेरे भाई ध्यान देना, सर आपके पीछे एक मिनट। अपान अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि आर का साइन, यस सर। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन ले लिया और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का भी साइन ले लिया, और दोनों का बेटा रेशियो, रेशियो मतलब भाग दे दिया। तो वह चीज बेटा हमेशा कांस्टेंट होती है। क्या होती है बताओ? कांस्टेंट होती है। और इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? इस कांस्टेंट को कहते हैं जो आपका फर्स्ट मीडियम है, फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस सर। अगर मैं पढ़ूं तो आप ऐसे बोलोगे, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद द रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट मीडियम, यानी कि हिंदी में बोलूं तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हिंदी होता है अपवर्तनांक। कोई टेंशन? ये आपका दूसरा नियम है। किसका दूसरा नियम है? रिफ्रैक्शन का। पहला नियम तो जैसे परावर्तन का नियम था वैसे ही है, लेकिन दूसरा नियम देखो बदल गया, साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट। इसको बेटा स्नेल का भी नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है बेटा, बहुत बार आपको देखने के लिए मिलेगा। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब एक बात और बताना, ये 1 एंड 2 किसके बराबर होगा, यानी कि ये अपवर्तनांक किसके बराबर होता है, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है, चूंकि यही हमको प्रूफ ही करना है। बच्चों देखो ये क्या है बताओ? इंसिडेंट रे। ये बताओ रेयर मीडियम में चल रहा है, तो इसकी स्पीड में मान लिया v1, स्पीड v1 मान लिया। उसके बाद जो ये कौन सा रे है? रिफ्रैक्टेड रे। बताओ मीडियम सेम है कि बदल गया? बदल गया, थोड़ा डेंसर हो गया। थोड़ा डेंसर हो गया तो 100% है कि जो स्पीड होगी थोड़ी सी कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोलो, तो स्पीड जो है बेटा कम हो गया, मान लो v2 हो गया। क्या हो गया? v2। तो बेटा ये जो 1 and 2 है ना, 1 and 2, यह बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम यानी कि प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी v1 बटे v2 यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम के बराबर होगा। कौन बताओ? 1 and 2, 1 and 2। बात समझ में आ गया होगा? यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, इनको जब आप डिवाइड करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही आपका फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। बात समझ में आया? अच्छा, इतनी बातें हो गई।
बच्चों अब देखो स्पीड ऑफ लाइट है ये, तो इसका अगर यूनिट निकालोगे यूनिट तो न्यूमरेटर में आएगा मीटर पर सेकंड। Yes, sir. और ये भी स्पीड ऑफ लाइट है, इसका भी यूनिट निकालोगे तो आएगा मीटर पर सेकंड। Yes, sir. तो बताओ मीटर पर सेकंड ऊपर भी और मीटर पर सेकंड नीचे भी, यानी कि अंश में भी और हर में भी, दोनों में मात्रक समान है। तो जब बेटा आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मात्रक निकालोगे तो कैंसिल होके वह यूनिट लेस आएगा। क्या आएगा? Unitless. यूनिट लेस। इसका मतलब ये जो आपका 1 n 2 है ये कैसी क्वांटिटी है बताओ? Unitless. यूनिट लेस। और जो चीज यूनिट लेस होता है वो 100% डायमेंशन लेस भी होता है, यानी कि ये यूनिट लेस भी है एंड और Dimensionless. आपका डायमेंशन लेस भी है। ठीक है, अब यूनिट और डायमेंशन क्या होता है बेटा, ये तो फर्स्ट ईयर में यानी कि क्लास 11th में पहला चैप्टर ही है। तो क्या आपको इतनी जानकारी पता चला? ये रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ जानकारी थी। बोलो बच्चों। तो बताओ रिफ्रैक्शन की घटना क्या है? जब कोई रे यानी कि प्रकाश की किरण Yes, sir. किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर करता है तो वह नॉर्मल की ओर थोड़ा सा झुक जाता है, मतलब नॉर्मल की ओर थोड़ा झुक जाएगा या तो नॉर्मल से दूर झुक जाएगा। यह जो फिनोमिना होता है ये क्या कहलाता है? Refraction. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम है बताओ? 2। जैसे परावर्तन में था, एक नियम तो वही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों जो सरफेस ऑफ रिफ्रैक्शन है उसके सेम पॉइंट पर होंगे। इस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बोलो। और दूसरा नियम है, सेकंड लॉ है कि आपतन कोण की ज्या, यानी कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका साइन, और जो आपका अपवर्तन कोण है यानी कि जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसका साइन, इन दोनों का अनुपात किसके बराबर होगा बताओ? Sir. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। किसके बराबर होगा? Refractive index. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, जो कि एक कांस्टेंट होता है। सही है। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे पढ़ते हैं बताओ? Sir. फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Yes, sir. यह किसके बराबर होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। बताओ इसकी यूनिट होगी कि यह एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगा? Unitless. यूनिटलेस क्वांटिटी होगा। और अगर यूनिटलेस है तो 100% डायमेंशन लेस है। जिसका मात्रक नहीं है उसका बीमा नहीं हो सकता है। Yes, sir. ठीक है, बात समझ में आया? तो इतनी बातें जल्दी से अगर आप चाहो तो कहीं जरूर नोट कर सकते हो। उसके बाद मैं बताता हूं कैसे हाइगेंस ने इसी नियम को अपने प्रिंसिपल के बेस पर प्रूव किया। कोई टेंशन बच्चों? तो जल्दी से आप इसको खटाक से नोट करिए। चलो खटाक से करो। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। ठीक है, तो ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाइगेंस के प्रिंसिपल के बेस पर कैसे हम लोग इसको प्रूव करते हैं। यही साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर देखें। कोई टेंशन? तो ठीक है, और देखते हैं। ठीक है, चलो देखो बेटा, ध्यान देना। देखो अब देखो कैसे प्रूव करते हो। कोई टेंशन नहीं रहा है बेटा? ठीक है, ठीक है बेटा। मैं अब देखो चित्र अगर समझ लोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई टेंशन नहीं है। जैसे बच्चों मैंने देखो एक जो है मैं सरफेस बना दी, यानी कि सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलो। Yes, sir. यानी कि अपवर्तक पृष्ठ, यानी कि इसके ऊपर एक अलग मीडियम होगा, इसके नीचे एक अलग मीडियम होगा। जैसे कुछ देर पहले मैं रेयर और डेंसर माना था, फिर मैं रेयर और डेंसर मान ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लो इसे मैं क्या मान लिया बताओ? रेयर। ठीक है, रेयर का हिंदी Sir. Viral. विरल, और इसको क्या मान ले रहा हूं बताओ? Denser medium. डेंसर, यानी कि Sir. सघन। Yes, sir. प्रॉब्लम? No, sir. अच्छा, रेयर जैसे जैसे में मतलब कोई भी मान लो ये एयर है, क्या है? Air. ये सघन है। जैसे ग्लास माना था, आप वाटर मान सकते हो क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में वाटर जो है वो भी डेंसर ही है। हाँ, sir. तो मैंने मान लिया वाटर। ओके, Yes, sir. अब देखो बेटा क्या है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि जैसे कल मैं दो रेज
पैरेलल लाया था और पैरेलल लाकर एक मिरर पर इंसिडेंट कराया था। वैसे आज फिर मैं दो रेज यानी कि दो किरणें पैरेलल लाऊंगा और इस पे इंसिडेंट कराऊंगा, लेकिन एक जो किरण है वो ज्यादा बैंड होगी, मुड़ी होगी, और एक थोड़ा कम बैंड होगा। जो ज्यादा मुड़ा होगा वो पहले टकराएगा। मैं कहना ये चाहता हूं, देखो कि मैं कुछ ऐसा किया, ये पहला किरण है और ये मान लो आपका आ रहा है दूसरा किरण। पहला इंसिडेंट रे, दूसरा इंसिडेंट रे, लो ये फर्स्ट और ये सेकंड। प्रॉब्लम है क्या? नो सर। बहुत अच्छे। अब बेटा एक बात बताओ, जो वेव फ्रंट का प्लेन होता है वह हमेशा जो इंसिडेंट रे होता है उसके परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। ये बात आज 2-3 लेक्चर से रिपीट करते आ रहा हूं। हाँ सर। या बोलूं कि जो रेज की डायरेक्शन है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि अगर वेव फ्रंट ये है, मान लो मेरा ये वाला हाथ, तो रेज जो है वो ऐसी होगी, यानी कि इनके बीच में कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो लो भाई मैं एक वेव फ्रंट बनाया, हाँ सर। वेव फ्रंट, और इसके कुछ पॉइंट दिखा दिया। ठीक है सर। अब आप ये मेरे से जरूर प्रश्न कर सकते हो कि सर ये पॉइंट क्या है। बेटा मैं बताया था कि वेव फ्रंट का जो प्रत्येक पॉइंट होगा वो एक न्यू वेव सोर्स की तरह काम करेगा। तो इसलिए मैं मान लिया कि ये सब सारे पार्टिकल्स हैं जो न्यू सोर्स की तरह काम करेंगे। कोई टेंशन? बताओ ये एंगल कितना डिग्री होगा? बताओ 90। और ये भी एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। मैं बना नहीं रहा हूं, बस आप जान जाओ कि 90 डिग्री होगा ही होगा। यस सर। बोलिए। हाँ सर। पहला इंसिडेंट रे तो आके टकरा गया है, हाँ सर। यानी कि आपतित हो गया है, लेकिन दूसरा इंसिडेंट रे अभी आपतित होना बाकी है, यानी कुछ देर बाद, स्मॉल टी टाइम बाद ये जाके यहां से टकराएगा। हाँ सर। ऐसा कल था कि नहीं था? हाँ सर। था ना? चलो मान लो ये टकरा गया था, इस पॉइंट का नाम ए दे दिया और इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया? बी दे दिया। कल भी ए और बी दिया था। हाँ सर। अच्छा अब देखो बच्चों, ध्यान दो, बस ध्यान देते रहो। क्या किया बेटा कि यहां मैं, ठीक है, एक में नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक है सर। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन गया क्या? नॉर्मल हल्का सा सर, चलेगा। हल्का सा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, समझ जाओ आप। एक नॉर्मल ड्रॉ किया। बच्चों ये एंगल देखो, ये एंगल होगा आई, यस सर। एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये पहला नॉर्मल है इसलिए इसका नाम दे दिया N1 N1 डैश। N1 डैश। यस सर। एक मिनट, N1 डैश। यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। अच्छा अब देखो बच्चों ध्यान देना, ये बताओ, चलो मैं ठीक है बनाते चल रहा हूं कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ये एंगल बताओ, क्या बताओ? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ध्यान देना, एंगल ऑफ आई है और ये पूरा एंगल कितना है बताओ? 90 डिग्री। तो बताओ ये बचा वाला एंगल कितना होगा? सर 90 माइनस आई। बहुत सही, 90 माइनस आई। यस सर। सही है। हाँ सर। तो आप बताइए, जो ये एंगल बचा, चूंकि ये नॉर्मल है यस सर। और ये सरफेस है, हाँ सर। तो टोटल एंगल 90 होगा। हाँ सर। तो अगर ये इतना 90 माइनस आई है तो बच्चों ये इतना, देखो ये इतना क्या होगा बताओ? आई। कल भी ऐसा था, हाँ सर। कल भी ऐसा मैं किया था। ठीक है, अब ये एंगल मुझे आई पता चल गया। ठीक है सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है। मीडियम बताओ सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है सर। अलग अलग है। तो आप एक चीज जान लो कि अगर मीडियम अलग अलग है तो पहले मीडियम में और दूसरे मीडियम में जो लाइट की स्पीड और वेवलेंथ होगा वो चेंज हो जाएगा। यस सर। यानी कि रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा होगा और डेंसर मीडियम में स्पीड कम होगा और वेवलेंथ भी उसी प्रकार से होगा। यस सर। यानी कि रेयर मीडियम में वेवलेंथ कम होगा और, ठीक है, सॉरी, रेयर मीडियम में वेवलेंथ ज्यादा होगा और डेंसर मीडियम में वेवलेंथ कम होगा। लेकिन बच्चों फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। ये बात मैं प्रॉपर्टी में भी बताया था। हाँ सर। अच्छा देखो, अब क्या किया, अब बताओ इस सोर्स से, यस सर। इस सोर्स से वेव्स निकलेंगे कि नहीं? वेव्स निकलेंगे। निकलेंगे। अरे भैया देखो, गोल गोल
गोल गोल वेव्स निकलेंगे, इस सोर्स से भी निकलेगा, इस सोर्स से भी निकलेगा, इस सोर्स से भी निकलेगा। मैं बताया था कि कोई अगर वेव फ्रंट हो और ये सोर्स हो तो इनसे वेव्स निकलता है, यस सर, सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। और इनको मिलाने वाला जो एनवेलप होता है, यस सर, आवरण होता है, उसे क्या कहते हैं? न्यू वेव, न्यू वेव फ्रंट। बहुत अच्छे, ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान देना, मान लो बेटा जो ये वाला रेज है सेकंड वाला, इसको ये बी पर था यस सर, और इसको इंसिडेंट होने में, कहाँ इंसिडेंट होने में? सरफेस ऑफ रिफ्रैक्शन, सरफेस ऑफ रिफ्रैक्शन यस सर, तक इंसिडेंट होने में स्मॉल टी टाइम लगा। कितना टाइम लगा? स्मॉल टी, स्मॉल टी टाइम। लो भैया मैं इंसिडेंट करा दिया, इंसिडेंट करा दिया, यस सर, यानी कि मान लो यहां ए है और जहां इंसिडेंस हुआ उस पॉइंट का नाम दे दिया ए डैश। डैश, बोलिए, यस सर, ठीक है। तो अब आप हमें सिर्फ इतना बताइए कि अगर मैं यहां से फिर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचूं, यस सर, ठीक है, अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींचूं, ध्यान देना, थोड़ा डेंसर को मैं उधर शिफ्ट कर दे रहा हूं, डेंसर, यस सर, ठीक है, डेंसर। सर नीचे, अरे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ जाएंगे बच्चे, समझदार बच्चे हैं सब, ठीक है। टाइम बताइए कितना हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं, अभी बहुत समय है, हो जाएगा प्रूफ, कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं इसको ए डैश बोल दूं बेटा, यस सर, ठीक है, तो आप हमें सिर्फ ये बताइए, ठीक है, एक मिनट बेटा, थोड़ा सा हमको क्या है कि हल्का सा हटाना ही पड़ेगा ये डेंसर मीडियम, क्योंकि अभी आगे भी चित्र बनाना है, ठीक है। यस सर, मान लीजिए बेटा ये आपका रेज जा रहा था आगे, यस सर, बोले मेरे भाई, यस सर, तो ये रेज अगर आगे जा रहा था तो ये रेज थोड़ा सा क्या हो जाएगा बताओ? बैंड हो जाएगा। क्यों? रेयर से कहाँ जा रहा है बताओ? डेंसर में। ये डेंसर है हमारा, डेंसर यस सर, सघन, तो ये रेज थोड़ा सा क्या हो गया बताओ? बैंड हो जाएगा, बैंड हो जाएगा, यस सर, ठीक है, हाँ सर, ठीक है। अब इधर देखो बच्चों, ध्यान दो, मान लो बेटा बी से लेके यहां इस पॉइंट का नाम मैं चूंकि ए डैश दिया था, इस पॉइंट का नाम, यस सर, तो बी से लेके ए डैश तक आने में लाइट को अगर मान लो बेटा टी टाइम लगा, कितना टाइम लगा? टी टाइम, और लाइट जो है पहले वाले मीडियम में v1 स्पीड से चल रहा है। किससे चल रहा है? V1 स्पीड से, v1 स्पीड से चल रहा है, यस सर, पहले मीडियम में v1 स्पीड से चल रहा है। हाँ सर, बी से लगा के ए डैश तक आने में बताओ कितना टाइम लगा? टी, स्मॉल टी माना। यस सर, तो बताओ स्पीड इज इक्वल टू, ध्यान देना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। अगर इस फार्मूले का यूज करोगे तो बी से लेके ए डैश तक की और डिस्टेंस निकालते हैं। स्पीड कितना है बताओ बच्चों? v1। डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बी से लेके ए डैश तक, तो बी से लेके ए डैश तक, बोलो। यस सर, अच्छा, और टाइम बताओ कितना? टी। तो बताओ अगर टी को इधर भेजूं तो बताओ बी ए डैश बराबर क्या हो जाएगा? V1 v1 टी। तो बताओ बी से लेके ए डैश तक कितना टाइम लगेगा? सर V1 टी, v1 सर टाइम है डिस्टेंस सर, v1 टी, सॉरी, यस सर, स्पीड से सॉरी बी से लगा के ए डैश तक कितना डिस्टेंस चलेगा? सर v1 टी। v1 क्या है? स्पीड किसकी? लाइट की। कहां? फर्स्ट मीडियम में, यस सर, सही है। यस सर, अच्छा, v1 टी जब तक, देखो ध्यान दो, जब तक इसका सोर्स मतलब सॉरी जब तक ये लाइट बी से लगा के ए डैश तक पहुंचेगा तब तक ये लाइट कुछ आगे बढ़ेगा। हाँ सर, हाँ, जा तो रहा था ऐसे, देखो डॉट 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 लाइन ऐसे जा रहा था, लेकिन हल्का सा बेंड होके बेटा, हल्का सा बेंड होके नॉर्मल, नॉर्मल की ओर, क्योंकि डेंसर में जा रहा, ये थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला इंसिडेंट पहले ही इंसिडेंट हुआ था, ये कुछ देर बाद इंसिडेंट होगा। जब तक बी से लगा के ए डैश तक वेव पहुंचेगा, हाँ सर, सही है, यस सर, तब तक ये ए पॉइंट ए वाला जो वेव है सेकंड मीडियम में कुछ आगे बढ़ेगा उस टाइम में। यस सर, अब चूंकि ये सेकंड मीडियम है
तो यहाँ की जो स्पीड है ये मैं पहले वाले से कम मान रहा हूं। मैंने मान लिया ये स्पीड है v2। क्या स्पीड है? V2। यहाँ v2 स्पीड से चल रहा है। Yes, तो ये भी कौन से स्पीड से चलेगा? V2 स्पीड। v2 स्पीड से। हाँ 100% है कि v2 जो है वो कम होगा किससे? v1 से। क्योंकि v2 जो है वो सेकंड मीडियम का सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड है और वो डेंसर है। हाँ सर। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अब ये सोर्स है ना बेटा, यस सर। तो यहां से जो सेकेंडरी वेवलेट्स है वो ऐसे आगे बढ़ेंगी। हाँ सर। तो बताओ B से लगा के A डैश तक कितना डिस्टेंस ये तय किया था? सर V1T। B1T। तो उतने ही टाइम में यानी कि स्मॉल t टाइम में यहां का जो वेव होगा ये सेकंड मीडियम में कितना डिस्टेंस तय करेगा? सर V2T। V2T। वेरी गुड, V2T। क्योंकि यहां की स्पीड क्या बताओ? सर V2 है। V2 है, तो V2T चलेगा। मान लो भैया पहुंचते पहुंचते इस जगह पहुंच गया, यस सर। यानी कि इसका जो बेटा ध्यान दो, इसका जो सेकेंडरी वेवलेट्स है देखो ऐसे बनेगा, गोल 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 ऐसे बनते 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 मान लीजिए यहां तक पहुंचा। कितने टाइम में? टी टाइम में। देखो ऐसे रिंग 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 नुमा बनता पहुंचेगा। मैं जान के नहीं बना रहा हूं वरना चित्र अभी बहुत ज्यादा फिर सघन हो जाएगा। यस सर। और यहां का भी देखो, यहां का सोर्स, जो यहां का सोर्स है वो जब बेटा वेव निकालेगा तो रिंग 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 नुमा पहुंचते हुए मान लो यहां पहुंचेगा, हाँ सर। यहां पहुंचेगा। यस सर। ये क्या है बताओ? सेकेंडरी वेवलेट। सेकेंडरी वेवलेट्स। तो इनको मिलाने वाला यानी कि A डैश है ये, और इसका भी कोई नाम दे दो, पॉइंट C दे दो। इनको मिलाने वाला जो हम एक प्लेन ड्रॉ करेंगे, प्लेन, यस सर। ये प्लेन बताओ क्या कहलाएगा? सर न्यू वेव फ्रंट। बहुत बढ़िया, न्यू वेव फ्रंट होगा। ये न्यू वेव फ्रंट होगा। ये इनके भी जो पॉइंट्स हैं बच्चों, ये सब बताओ एक न्यू सोर्स की तरह काम करेंगे कि नहीं? करेंगे सर। और जो ये आपका ये वाला रेज है, यानी कि ये जो आपका रिफ्रैक्टेड रेज है, ये यहां पे कितने डिग्री पे होगा? 90 डिग्री पे। क्योंकि रेज जो है अभी बताया वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है। अच्छा अब देखो, अब आ गया, सब समझ में आ जाएगा आपको, बस खत्म हो गया चीज, चित्र बन चुका है बेटा। बताओ ये कौन सा रेज है? सर रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या है? सर नॉर्मल। सेकंड नॉर्मल है। लो मैं नाम दे दिया N2, ठीक है ना, N2 डैश। यस सर। तो बताओ बच्चों ये एंगल क्या हो जाएगा? सर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। यस सर। सही है हाँ सर। बेटा। मुझे एक बात बताओ, ध्यान देना, ये कौन सा रेज है? सर रिफ्रैक्टेड। और ये आपका जो दिख रहा है ये क्या है? वेव फ्रंट। तो ये टोटल कितना डिग्री होगा यहाँ पे? 90 डिग्री। तो बताओ ये एंगल जो बचा एंगल ये कितना होगा? 90 माइनस R। यस सर। अच्छा अब बताओ ये क्या है? सरफेस। सरफेस। यस सर। ये क्या है? नॉर्मल। तो ये पूरी कितनी डिग्री होगी? 90। ये कितना है? 90 माइनस R। तो बताओ ये कितना बचेगा? R। यस सर। बहुत सही। अब आइए देखते हैं कि कैसे रिफ्रैक्शन की व्याख्या किया जा सका। ठीक है बेटा? Yes, sir. चलो ठीक है, देखो ध्यान दो बाबू, एक काम कर रहा हूं मैं। देखो ये चित्र जो आपको दिख रहा है ना, देखो AB A डैश, कौन सा ट्रायंगल है ये? सर राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल AB A डैश, AB A डैश में। लो बेटा अगर मैं इसको बनाऊं तो देखो ये पूरी चीज क्या है, देखो ऐसे है AB A B, फिर देखो नीचे गया A डैश, यस सर। और फिर देखो बेटा यहां A से लेके A डैश तक। यस सर। ये एंगल क्या है बताओ? I। बोलो मेरे भाई। और B से लगा के A डैश तक का डिस्टेंस कितना निकाला? V1T। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फार्मूला से। V1T
अच्छा बताओ बेटा, स्नेल का नियम में आप देखे थे कि जो न्यूमरेटर था उस पे साइन आई था, तो एक काम करते हैं, यहाँ एंगल आई है तो साइन आई निकाल लो। तो बताओ साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई लो। थोड़ा सा मैं, चूंकि जगह की फिर कमी है, हमारे पास जगह की हमेशा कमी रहती है, तो मैं यहाँ पे साइन आई निकाल दिया। साइन आई, बताओ साइन आई, बताओ ये एंगल आई है, तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। यस सर। और ये देखो ये 90 डिग्री है, हाँ सर। ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो इसके 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाएगा, हाइपोटेनियस। तो साइन आई बराबर क्या हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर यानी कि बी ए डैश अपॉन ए ए डैश बराबर बी ए डैश। बेटा बताओ क्या लिख सकता हूं, V1 T अपॉन ए ए डैश, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत? आओ बच्चों, जैसे हम लोग ऊपर वाला ट्रायंगल लिए जिसमें आई आ रहा था, वैसे हम नीचे वाला ट्रायंगल लो जिसमें आर आ रहा है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बताओ, देखो ध्यान दो, बताओ ये कितना डिग्री है ये, 90 डिग्री। तो देखो ए सी ए डैश, बोलो तो बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ए सी ए डैश। यस सर। चलो चित्र बनाते हैं। बताओ यहां ए से लगा के ए डैश लो भैया, एक मिनट, ठीक है। ए से लगा के ए डैश, नीचे देखो ए से लगा के कहां तक, सी तक। तो मैंने बनाया ए से लगा के कहां तक, सी तक। फिर देखो सी से लगा के कहां तक, ए डैश तक। सी से लगा के ए डैश तक। ये कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये एंगल कितना है, आर। तो यहां क्या बना दूंगा, आर। एक मिनट, लाइट बताओ, यहां पे लाइट की स्पीड क्या थी, लाइट की स्पीड v2 था। तो यहां से यहां तक आने में t टाइम लगा था ना, तो डिस्टेंस बताओ क्या हो जाएगा, v2t। जैसे यहां v1t हुआ था। तो बताओ a से लगा के c तक का डिस्टेंस क्या होगा, v2 इंटू टी। बोलो, देखिए आ रहा है क्या, उसमें एक लाइन और आ जाएगा। चलो ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान दो, तो अब क्या किया, यहां पे साइन आर निकाला, साइन आर, साइन आर, आर के सामने वाला परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बताओ, ए सी अपॉन 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ए ए डैश। ए सी बताओ, ए से लगा के सी तक v2t अपॉन ए ए डैश, इक्वेशन नंबर 2। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अब एक काम करते हैं, स्नेल के नियम में बेटा, ठीक है, कहाँ लिख दूं मैं, कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ से आ जाएगा ना, है? चलो ठीक है, ध्यान दो बेटा, एक मिनट बेटा। देखो मैं सोच रहा हूं कि मुझे कुछ मिटाना ना पड़े, सब कुछ आपके सामने हो। अब क्या करते हैं बच्चों, देखो इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। लो भैया, इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड कर दिया इक्वेशन किसका, सेकंड का। सही है। अब देखो बेटा क्या होगा, यहां बताओ इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिखा है, साइन आई अपॉन, इक्वेशन सेकंड में क्या लिखा है, साइन आर इज इक्वल टू। देखो ध्यान दो, इक्वेशन फर्स्ट का न्यूमरेटर है v1t और डिनोमिनेटर ए ए डैश। इक्वेशन सेकंड का न्यूमरेटर है v2t, डिनोमिनेटर है ए ए डैश। जब डिवाइड करोगे तो ए ए डैश कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ न्यूमरेटर क्या बचेगा, बताओ, v1t अपॉन v2t। t से t कैंसिल।
अब बताओ v1 क्या लिखा है, बताओ। सर स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन v2 क्या लिखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। अभी स्टार्टिंग में जब मैं रिफ्रैक्शन का लॉ पढ़ा रहा था, सेकेंड लॉ, जिसको मैं स्नेल का नियम कहा हूं, उसमें मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताया हूं, क्या होता है, सर म्यू एन सर एन होता है, एन, हाँ म्यू से भी डिनोट करते हैं, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। बोलो, यस सर इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो बताओ v1 अपॉन v2 बताओ क्या कहलाने लगेगा, 1 and 2, यस क्योंकि मैं बताया स्टार्टिंग में, अपॉन साइन आई बाई साइन आर। तो बताओ बच्चों, ये बात प्रूफ हो गया ना कि साइन आई बाई साइन आर 1 and 2 के इक्वल होगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होगा। हमको यही प्रूफ करना था, सेकेंड लॉ यही था। यस सर अब आया बात फर्स्ट लॉ का। तो जैसे पिछले वाले लेक्चर में मैं बताया था कि फर्स्ट लॉ एक एक्सपेरिमेंटियल है जो हमको दिख रहा है, क्या कि इंसिडेंट रे, बोलो यार, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों बताओ एक ही पॉइंट पर है, तो दिख ही रहा है। जो सेकंड लॉ है वही हमारा कुछ न्यूमेरिकली टाइप से प्रूव करना था, आंकिक विधि से प्रूव करना था, तो जिसको मैंने आपको करके दिखा दिया कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, आई मीन 1 and 2, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद द रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट मीडियम। बताओ बच्चों, क्या आप लोग को समझ में आया? तो ये हाइगेंस के प्रिंसिपल के बेस पर हमने आपको प्रूफ करके दिखाया कि क्या सारी चीजें हैं। कोई दिक्कत बच्चों? तो ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हमने पूरा कोशिश किया। हाँ, थोड़ा सा चित्र ऐसा था कि बहुत तामझाम है इसमें, ठीक है। आपका वेव फ्रंट बनाना, वेव फ्रंट से जो वेव्स निकल रहा है उसमें सेकेंडरी वेवलेट्स क्या है, इसीलिए मैं हाइगेंस का जो प्रिंसिपल था उसको बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ाया है। लगभग उसमें आप देखे होंगे 1 घंटा 43 मिनट का वीडियो बना था। इसी कारण से उसमें मैं बहुत वक्त दिया था, जिससे ये सब टॉपिक आपको समझ में आ सके। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कोई टेंशन नहीं ना बेटा? तो ठीक है, आप सब लोग इस सारी चीजों को नोट्स कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलेंगे चलते चलते, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है बच्चों? ठीक है, 1 मिनट।